जी, ये फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा जो पाकिस्तान के मायनाज़ हिदायतकार और फ़नकार सरमद खूसट ने बनाई है। ये फ़िल्म इस साल जनवरी में रिलीज़ होनी थी, मगर जैसे ही इस फ़िल्म का ये ट्रेलर आया, उस पर कुछ हलकों की जानिब से, ख़ुसूसन मज़हबी हलकों की जानिब से एतराज़ किया गया। तहरीक लब्बैक की जानिब से ज़्यादा कि ये इसमें जो है मौलवी हज़रात को टारगेट किया गया। मगर जब इस फ़िल्म के हिदायतकार और जो प्रोड्यूसर हैं इरफ़ान खूसट साहब, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि इस फ़िल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जैसे पाकिस्तान में होता है, हमेशा तासुर जो है वो हकीकत पर बाजी ले जाता है। तो मज़हबी हलकों के तरफ से दबाव जब डाला गया तो सेंसर बोर्ड ने इस फ़िल्म की नुमाइश रोकने के लिए अहकामात जारी किए और तमाम सूबों में इसकी नुमाइश रोक दी गई। और उसके बाद ये कहा गया कि ये फ़िल्म जो है इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल को भिजवाई जाएगी ताकि वो उसको रिव्यू करे। मगर भला हो सेनेट पाकिस्तान के ऐवान बाला की ह्यूमन राइट्स कमेटी का, जिससे इस वाक़े का नोटिस लिया और इस मामले में हियरिंग शुरू की। और उन्होंने कहा कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का फ़िल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इसको देखेंगे। और आज इस फ़िल्म की नुमाइश हुई ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने, जिसके बाद उसको नुमाइश की इजाज़त दे दी गई। सेंसर बोर्ड से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब पार्लिमान की कमेटी ने इसकी इजाज़त दे दी है तो अब उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ऐवान बाला सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के सरबराह भी हैं। उन्होंने ये स्टांस लिया। तो मुस्तफ़ा खोखर साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने इस कंट्रोवर्सी को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, जो कि शायद कंट्रोवर्सी थी भी नहीं। तो आज जो कुछ हुआ, ज़ाहिर है उसके पीछे महीनों से आप ये कैंपेन कर रहे थे और आपने फिर ये इस पर इजलास भी किए। तो थोड़ी तफसील बताइए कि क्या हुआ। शुक्रिया मुबशिर भाई, आप तफसील से वाकिफ़ हैं। हमने इसका मीडिया में जब देखा, पढ़ा इसके बारे में कि कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, तो उसमें हमने इसका कमेटी में नोटिस लिया। नोटिस लेके जब जो रेलेवेंट ऑफिशियल्स थे उनको बुलाया, उनकी गुफ्तगू सुनी, उनसे पूछा कि क्या है, क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर इस फिल्म को नहीं रिलीज होने दिया जा रहा। उन्होंने सारा हमें बैकग्राउंड बताया और ये भी बताया कि जी कि हम 2 दफ़ा इस फिल्म को तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के बाद हम इजाज़त क्लियर किया गया है, इजाज़त दी गई है, लेकिन उसके बावजूद हम पे प्रेशर है कि इसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भिजवा दिया जाए। तो फिर हमने उनकी अफसरान की, ऑफिशियल्स की तवज्जो इस जानिब दिलवाई कि आईन बड़ा वाज़िया है, सेक्शन आर्टिकल 229 और 230 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कोई ऐसा इख्तियार इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को नहीं देता कि जिसमें इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में बैठ के किसी मूवी को रिव्यू करे। अगर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को कोई चीज़ आईन और कानून के तहत भेजी जा सकती है, तो वो सदर मुमलिकत की जानिब से भेजी जा सकती है, वो पार्लिमान की जानिब से भेजी जा सकती है, गवर्नर की जानिब से भेजी जा सकती है, या सूबाई असम्बली की जानिब से भेजी जा सकती है। और उनके फंक्शंस में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी कि वो अदर देन जो कवानीन के ऊपर और प्रपोज्ड लॉज के ऊपर जो एडवाइस है पार्लियामेंट को देंगे, उसके अलावा उनका और कोई फंक्शन नहीं। तो इस चीज़ पर हमने फिर हमने ख़त लिखा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के जो सरबराह हैं उनको, उनकी तवज्जो दिलवाई हमने इस आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनकी जानिब, और भला हो उनका, उन्होंने हमारी बात से इत्तफाक किया और फिर उन्होंने इस मामले में मज़ीद आगे बढ़ने से वो रोक गए। फिर बीच में कोविड आ गया, उसकी वजह से कमेटी पार्लिमान काफ़ी अर्सा बंद रही। ये पहला हफ्ता है एक्चुअली कि जिसमें कमेटीज़ ने दोबारा काम शुरू किया, और जो काफ़ी इसमें डिले हुआ, वो डिले होता नहीं अगर ये कोविड की सूरत हाल ना होती। बात और आज हमने कमेटी में वो मूवी जो है, हम सारों ने, जो सारी कमेटी मेंबर्स थे, सारे सेनेटर साहिबान थे, हमने बैठकर देखी कि उसमें हम खुद देखें कि इसमें क्या ऐसी मुतनाज़ चीज़ है जिसकी वजह से इसकी क्लियरेंस नहीं दी जा रही। और शुरू से लेकर आखिर तक हमने तमाम मूवी देखी। एक तो अच्छी मूवी वैसे उन्होंने बनाई है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एक सेनेटर मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे हमारी कमेटी में,
और किसी एक सेनेटर ने उसके ऊपर एतराज नहीं किया कि इसके अंदर ये चीज ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पर इस मूवी को नहीं क्लियरेंस मिलनी चाहिए। यूनानिमस हमने फैसला किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मेजोरिटी जो है वो उसमें वहां पे उनकी रिप्रेजेंटेशन थी। सब ने महसूस किया कि इसको नहीं रोकना चाहिए था और ये सेंसर बोर्ड का जो डिसीजन था इसको परमिशन देने का, क्लियर करने का, वो डिसीजन उनका ठीक था। एक हमारे सेनेटर साहब हैं, वो उनका मैं नाम तो नहीं कोट करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी जाती जिंदगी में बहुत कंजर्वेटिव हूँ और अपने सियासी ख्यालात में भी बहुत कंजर्वेटिव हूँ, लेकिन मुझे भी इसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर इस मूवी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और वैसे भी किसी भी माशरे में शायरों पर, अदीबों पर, फनकारों पर कदगने नहीं लगनी चाहिए। ये हमारे माशरे का हुस्न है और हमारे माशरे की कॉन्ट्रडिक्शंस को सामने लेकर आते हैं। तो यूनानिमसली आज हमने ये फैसला किया। मूवी बहुत अच्छी है, मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद आई और उम्मीद है कि जब ये मूवी ये कोविड की सूरत हाल गुजरने के बाद जब सिनेमाज खुलेंगे और जब आवाम भी देखेंगे तो वो पसंद करेंगे। जी, तो बहुत उस शुक्रिया, तनाजुर में बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा। सॉरी वी आर आउट ऑफ टाइम, लेकिन बहुत आपका शुक्रिया कि आपने एक अहम मौजू के ऊपर स्टैंड लिया। और नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। कोरोना की वजह से जाहिर है कि हमारी ज़िंदगियां बहुत हद तक बदल चुकी हैं। बिलखुसूस आप ये देखें कि तीसरी दुनिया से लेके पहली दुनिया तक जितने भी तालीमी इदारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तालीमी इदारे बेशतर दुनिया में बंद हैं। इसलिए कि अगर वो खुलते हैं और क्लासरूम में क्राउड जमा होता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, तो ख़तरा है कि कहीं वो भी कोरोना से मुतासिर ना हो जाए। ये कॉमन सेंस की बात है जो जिस पे पूरी दुनिया अमल कर रही है। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हमें अमेरिका और कॉमन सेंस को ट्रंप की वजह से अलग रख के चलना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। मसलन तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले अमेरिका के जो इमिग्रेशन और कस्टम्स डिपार्टमेंट है उसने एक कमाल किस्म का हुक्म जारी किया। वो ये था कि अमेरिका में जो लाखों गैर मुल्की तलबा व तालिबात इस वक्त ज़ेर तालीम हैं, अगर उनके इदारे मुकम्मल ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ चुके हैं तो फिर हम उन तलबा व तालिबात के वीज़े मनसूख कर देंगे। उन्हें वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा, इसलिए कि वो यहाँ आए थे क्लासरूम में बैठ के तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन चूंकि क्लासरूम ही वर्चुअल क्लासरूम हो गए हैं, इसलिए उनके अमेरिका में रुकने का कोई जवाज़ नहीं है। अगर वो रुकना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे तालीमी इदारे तलाश करने होंगे जो अब भी आधी अगर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो आधा जो है क्लासरूम वर्क जो है ट्रेडिशनल अंदाज में जो क्लासें हैं वहां चल रही हैं। ये जनाब एक फरमान जारी हो गया। अच्छा, अब हालत ये है कि ये फरमान एक ऐसे वक्त में जारी हुआ है जबकि मौसम ख़िज़ां का जो सेमेस्टर टर्म है उसका जो शेड्यूल है कल क्या होता है उसके खदशे के पेश नज़र इवन जो आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे हार्वर्ड वगैरह हैं उन तक ने जारी नहीं किया है अमरीकी तालीमी तारीख में पहली बार। तो किसी को नहीं पता कि जो क्लासें हैं, रिवायती क्लासें, वो कब शुरू होंगी और ऑनलाइन इंडेफिनेट रहेगा या नहीं। चुनाचे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने, जिनमें हार्वर्ड और एमआईटी सबसे नुमाया हैं, उन्होंने इस अजीब व गरीब हुक्म को अदालत में चैलेंज कर दिया है और कैलिफोर्निया पहली अमेरिकी रियासत बन गई है जिसने अदालत से कहा है कि बराह करम ये जो बेवकूफ़ी का ऑर्डर है इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया जाए। अमेरिका में इस वक्त 1 मिलियन से ज़ायद गैर मुल्की तलबा हैं। सबसे ज़्यादा चीनी हैं, फिर भारतीय हैं, फिर जनूबी कोरियाई हैं, फिर सऊदी हैं और उसके बाद कैनेडियन हैं। ये जो 1 मिलियन से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं, ये सालाना 45 अरब डॉलर अमरीकी मईशत में इंजेक्ट करते हैं अपने अखराजात और फीसों की मदद से। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप इंतज़ामिया ने ये फैसला किया है। पाकिस्तान के कितने तलबा मुतासिर होंगे? एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के 2100 के लगभग जो तलबा हैं
वो F1 और M वीज़े पे हैं, वो मुतासिर होंगे, लेकिन जो अमरीकी हुकूमत या इदारों के स्कॉलरशिप्स पे या हायर एजुकेशन कमीशन के स्कॉलरशिप पे अमेरिका गए हैं, वो गालिबन मुतासिर नहीं होंगे, इसलिए कि उनका अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे बराह रास्त स्कॉलरशिप वगैरह का ताल्लुक नहीं है। अब इसके खिलाफ रिएक्शन भी शुरू हो गया है। मसलन जो सेनेटर बर्नी सैंडर्स हैं, जो साबिक डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार हैं, सबसे पहले उन्होंने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस के जुल्म जो है उसकी कोई हद नहीं है, यानी बच्चों से ये कहा जा रहा है कि अपनी जान या खतरे में डाल के क्लासरूम जाओ या फिर अमेरिका से निकल जाओ, हमें इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। 12 सरकर्दा जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, जो कि रिवायती तौर पे ट्रंप के हामी हैं, उन तक ने भी ये कहा है कि ये जो है हुक्मनामा, ये अमेरिका की जो अक़दार हैं उनकी सरीहन नफ़ी है, इसे वापस लिया जाए। हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी की एक तालिबा मलीहा ताहिर मौजूद हैं। मलीहा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या उम्मीद है कि जिस तरीके से इस अजीब व गरीब हुक्मनामे की मुखालफत बढ़ रही है और कोर्ट्स में चैलेंज होने की बातें कर रहे हैं, तो क्या वाकई इस दरामद हो पाएगा या नहीं? देखिए, इस वक्त तो कुछ कहना मुश्किल है। मतलब मेरे कॉलेज ने अभी तक कोई इस बारे में फैसला नहीं लिया है। मगर क्योंकि न्यूयॉर्क में वैसे कोरोना के लिहाज से हालात बेहतर हो रहे हैं, तो यहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने की उम्मीद है। कोलंबिया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो कुछ क्लासेस इन पर्सन लेंगे और बाकी ऑनलाइन रखेंगे। तो उसमें फिर जो बैरून मुल्क से स्टूडेंट्स आए हैं वो रह सकेंगे अपने वीज़ा पे। मगर ये तो न्यूयॉर्क की बात हो गई, तो मुझे भी उम्मीद है कि मेरा कॉलेज जो है वो इसी तरह का कोई फैसला लेगा और मुझे नहीं जाना पड़ेगा। मगर अभी तक मेरे कॉलेज ने नहीं लिया कोई फैसला। मगर बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे दिन बर दिन हालात और ख़राब होते जा रहे हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उधर मुझे नहीं पता कि क्या होगा और इस पे इल्म किया जाएगा कि नहीं। अच्छा मलिहा, अब ज़ाहिर है हम आपसे बात कर रहे हैं एंड क्योंकि आप ज़ाहिर है पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं इन द यूएस, लेकिन आपके कॉलेज में और आपके इर्द गिर्द आप ज़ाहिर है आपकी बातचीत होती होगी बाकी फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ, तो क्या मतलब वो महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ये तो एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की डायरेक्टिव सामने आ गया है और उनके लिए कितना मुमकिन है कि इस पर अमल अगर करना पड़ा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को या जिसको भी, उनके लिए कितना आसान है कि वो अमेरिका छोड़कर किसी और मुल्क में जाएं सिर्फ ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकें? देखिए, इसमें काफ़ी मसाइल आ सकते हैं। एक तो ये कि काफ़ी ममालिक जो हैं उन्होंने यूएस से ट्रैवलर्स बैन कर दिए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे केसेस तकरीबन 3 मिलियन के करीब हो गए चुके हैं पूरे यूएस में, तो काफ़ी जो है ममालिक उधर आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। मतलब आप उन फ्लाइट ही नहीं चल रही यहाँ से कोई, यानी कि जैसा यूरोप हो गया, आप यूरोप की किसी कंट्री में नहीं जा सकते। इंडिया का भी मेरा ख्याल है आप नहीं जा सकते, यूएई आप नहीं जा सकते। तो उसमें एक तो ये है कि वो कहाँ जाएँ? मतलब अगर तो इस पे अमल हो जाता है तो स्टूडेंट्स वापस कहाँ जाएँ? तो उसमें फिर ये है कि शायद उनकी कंट्रीज़ जहाँ से वो हैं, वो कोई स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज करें। तो एक तो ये मसला। दूसरा मतलब कि मसला अगर ये है जाना कि भी अगर वो पड़ेगा तो वापस कहाँ जाएंगे? मलिहा जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक। ट्रंप सरकार का क्या कहना कि उनकी जो अभी जो उन्होंने फ़ैसला लिया है उसकी वजह से जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में जो पढ़ रहे हैं वो एक क्राइसिस में चले गए हैं कि अगर उनकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस करेगी, मतलब क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उनके वीज़े कैंसिल हो जाएंगे और उनको वापस अपने मुल्कों में जाना पड़ेगा। हमारे साथ हैं मलिहा ताहिर, स्टूडेंट एट सिटी यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क। अब मलिहा, मैं आपको मज़ीद टेंशन में नहीं डालना चाह रहा क्योंकि आई एम श्योर पहले से ही आप परेशान होंगी, लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है और ट्रंप गवर्नमेंट वीज़ाज़ आपके कैंसिल करा देती है और आपको फिर जाहिर है वापस आना पड़ेगा या किसी और मुल्क में जाना पड़ेगा, तो क्या आप वापस अमेरिका हायर स्टडीज़ के लिए जाने के बारे में सोचेंगी? नहीं।
नहीं, तो इस तरह की जो जी सॉरी हाँ हाँ नहीं, देखें बात ये है कि हम लोग अमेरिका आते हैं एक्सपीरियंस के लिए, जो आप को नहीं मिलता। मतलब आप बाहर आते हो एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। अम, इतने पैसे अगर ऑनलाइन ही देके आपने क्लासेस लेनी है, पहली बात तो पैसे ही नहीं जस्टिफाई होते इतने, बिल्कुल अगर आप फीसें दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऑनलाइन ही पढ़ना है तो आप इतनी फीसें क्यों दोगे? दूसरी बात, आप एक्सपीरियंस एक्सपोजर के लिए आते हैं, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं, तो अगर वो चीजें यहाँ नहीं होंगी तो यहाँ पढ़ के क्या फायदा? जी। मलिया, ये मुझे बताइएगा कि अब टोटल कुछ 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कोर्ट से रुजू किया है। उसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स भी आ गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, वो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इतना दबाव काफ़ी होगा ट्रंप इंतज़ामिया के लिए? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं और ट्रम्प पे काफ़ी प्रेशर है, तो शायद ये दिखाने के लिए कि जी सब कुछ खुल गया है, सब कुछ ठीक है, तो वो कॉलेजेस पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने पैसे इंजेक्ट करते हैं बैरून मुल्क से जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो कॉलेजेस कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये स्टूडेंट्स वापस चले जाएँ, क्योंकि मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा तो ड्रॉप बिल्कुल आउट कर जाएँगे या नहीं कंटिन्यू करेंगे। और अगर वो किसी और मुल्क में चले गए तो ट्रांसफर कर लेंगे। तो ऑब्वियसली कॉलेजेस कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको ये नुकसान का सामना करना पड़े। तो अब मेरा नहीं ख्याल तो कि तो जो पे कोई अमल। सपोर्ट ग्रुप्स हैं, वहाँ पर आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं या किसी से उन्होंने रुजू किया है कि वो उनका केस प्लीड करेंगे? जाहिर है तमाम निगाहें इस वक्त फेडरल कोर्ट के ऊपर ही होंगी कि वो इस बारे में क्या फ़ैसला देता है, और यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि कोर्ट्स को रिक्वेस्ट की है कि जल्दी फ़ैसला दें ताकि जो है ये हमें मुश्किलात ना हों। जी। मेरा मेरा नहीं ख्याल कि इस पे अमल किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि कॉलेजेस कोई ना कोई तरीका निकाल के इस पे इसको कर लेंगे, और इंटरनेशनल बैरून मुल्क से जो लोग आए हैं उनको वापस नहीं जाना पड़ेगा। मगर बात ये है कि इतनी अनसर्टेनिटी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बगैर किसी वजह के, मतलब कि पता नहीं कि क्या होगा। मतलब ये तो उम्मीद ही है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, मगर महीना रह गया है कॉलेजेस शुरू होने में और अभी तक काफी कॉलेजेस ने कोई फैसला ही नहीं लिया। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मलिहा एंड बेस्ट ऑफ। तो बेसिकली बिल्कुल मेरे ख्याल ये सही कह रही हैं कि घूम फिर कर ये पॉलिटिकल और इलेक्शन की बात पर आ गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका का जो नुकसान होगा, ठीक है, अब बेशक वो चीज़ वापस ले लेंगे, लेकिन एक आपके एक ट्रस्ट डिफिसिट तो ठीक ठाक बढ़ जाएगा ना। आई मीन मिलियंस ऑफ फॉरेन अच्छा, कुछ कॉलेजेस ने, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उन्होंने ये क्लॉज जो है कि उन्होंने कहा कि वो हो सकता है कि एक क्लास कोई महीने में या 2 महीने में कर लें, ताकि उस क्लॉज की वजह से इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अमेरिका में रहने का जवाज़ मिल जाए। तो जाहिर है वहाँ पर भी जो रिएक्शन आया है, और मैं खासे लॉयर्स जो हैं उसमें पेश हैं जिन्होंने कहा है कि हम अपनी सर्विसेज देंगे, क्योंकि जाहिर है लॉयर्स का बहुत इसमें चलता है, आपको चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से हो या स्टूडेंट्स के हवाले से भी हो। वैसे भी ह्यूमन राइट्स के केसेस वहाँ पर जो है वो लेकर के आते हैं। पार्टी तो चल रही है बाकी वेस्टर्न कॉलेजेस में, बिल्कुल। मतलब कनाडा के कॉलेजेस, यूके के कॉलेजेस, वो कहेंगे कि जी बिल्कुल, हम तो पहले ही हमारे कहते पास थे कि आप हमारे यहाँ आके पैसा खर्चें। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है वुसअत कि कंसिस्टेंटली अमेरिका का जो इमेज जो पिछले 4 सालों में ट्रंप साहब ने बेसिकली अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की खातिर तबाह किया है, वो चीज़ भी चलती जा रही है। और इंटरेस्टिंगली इनफ ये सिर्फ मतलब इमेज पर नहीं आता, अगर आप फॉरेन पॉलिसी भी देख लें और उस पर थोड़ा से हम जी जरा ये हर तरह से जो है ना, ये ज़हनी खलल मुझे लग रहा है इस फैसले की फिलॉसफी जो है उसके पीछे। देखें, नंबर 1 ट्रंप साहब का जो है शुरू दिन से ये कहा था कि अमरीकी मईशत पहले है और बाकी हर चीज दुनिया की बाद में है। तो जो चीज $45 बिलियन इंजेक्ट कर रही है मईशत में,
उसको अपने हाथ से उसके पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये कौन सी अक्लमंदी है? नंबर 2, ये कोई नवंबर के इलेक्शन से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है कि ये 10 लाख जो स्टूडेंट्स हैं ये अमेरिकी वोटर्स तो नहीं हैं, ये किसी को भी वोट नहीं डाल सकते हैं, तो इनका क्या लेना देना इस इलेक्शन कैंपेन हाँ, से? लेकिन वो एक राइट विंग वोट का तो वो होगा। बिल्कुल। नंबर 3, 30% अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका दारोमदार ही फॉरेन स्टूडेंट से मिलने वाली फीसों के ऊपर है। अगर फर्ज करें कि उनका एतमाद खत्म हो जाता है और ये बात फैल जाती है कि दुनिया के हर मुल्क में जाना है सिवाय अमेरिका के, तो वो जो 30% तालीमी इदारे हैं उनका क्या होगा? कि ट्रंप इंतजामिया में से कोई सोचने वाला है या नहीं है? मुझे हैरत है कि ये फैसला नॉर्मल दिमाग के साथ कैसे किया जा सकता है? सर काश सोचने वाला होता और काश दिमाग नॉर्मल होता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये पुतिन ने इसको हाँ। एक वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ी सी रीजनल पिक्चर पे बात करते हैं। वेलकम बैक। और अब ज़रा घर से निकलकर थोड़ी पड़ोस की सैर करते हैं। 2016 में आपको याद होगा कि बड़े धूम धमाके के साथ ईरान और भारत के बीच में एक मुआहदा हुआ था कि चाबहार पोर्ट और उसके इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप किया जाएगा, और कहा था कि $8 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट होगी ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स। मकसद इसका क्या था? ज़ाहिर है ईरान के लिए फ़ायदा ये था कि उनकी एक बंदरगाह की एक्सपेंशन हो जाएगी। भारत के लिए जो, और पाकिस्तान में इस पर बड़ी हमें काफ़ी टेंशन हुई थी कि यार ये क्या ग्वादर को राइवल कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान की जो तिजारत है, जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू हमारे से गुजरती है, वो कहीं यहाँ डाइवर्ट ना हो जाए। लेकिन फिर हुआ क्या कि अच्छा, और इसके साथ साथ रेलवे और रोड के लिंक्स बनने थे चाबहार से ज़ाहिदान और फिर अफ़गानिस्तान तक। तो उस वक्त तो लग रहा था कि ये काफ़ी हैवी गेम हो गई है, और यहाँ पर हमें मज़ीद टेंशन इस बात की भी थी कि हमें लग रहा था कि भारत की अब एक प्रेजेंस हो जाएगी पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर भी। और जहाँ तक चाबहार की बात है तो आपको कुलभूषण यादव भी याद आएगा, और उज़ैर बलोच की मशहूर ज़माना JIT में भी चाबहार का जिक्र है। तो काफ़ी जगहों से टेंशन थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अमेरिका शरीफ और भारत के ताल्लुकात बेहतर होने लगे, और हालांकि एक एग्जेम्पशन दी थी भारत को कि चाबहार पर हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे, बाकी हर एक चीज़ पर सैंक्शन है, लेकिन क्योंकि आप भाई हो तो आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो क्रूशल रेलवे लिंक है चाबहार और ज़ाहिदान के बीच, जो इंडिया और ईरान के रेलवेज़ ने मिलकर बनानी थी, उस पर भारत ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। ज़्यादा कंपनीज भी नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा कि एग्जेम्पशन होगी, लेकिन कहीं आगे जाते हुए हमें सैंक्शंस की वजह से मसला ना हो। तो अब क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते की बात है कि ईरान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जी भारत तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, ना ही कोई इसमें पैसे लगा रहा है, ना एक बार इंडियन रेलवेज़ के लोगों ने साइट विज़िट की है, तो आप रहने दें, हम इसको खुद ही बनाएंगे अपने पैसों से। अब बाय इटसेल्फ ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करते हैं कि ईरान में और क्या हो रहा है। इसी हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी तफसीली खबर आई कि ईरान और चीन के बीच एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा साइन किया गया है। 18 पेजेस हैं, और अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बता दूं, अगले 25 सालों में तकरीबन $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स होंगे। $400 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। चीन को इसमें क्या मिलेगा? जाहिर है कि ईरान में एक प्रेजेंस मिलेगी, आगे जाते हुए बेसिस भी मिल सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए शायद ये है कि ईरानियन तेल, जो वैसे ईरान कहीं बेच भी नहीं सकता, उसकी गारंटीड और जाहिर है डिस्काउंटेड सप्लाई मिलेगी चीन को। ईरान को क्या मिलेगा? एयरपोर्ट्स, रेलवेज़, सबवेज़ और फ्री ट्रेड जोन्स। अब एक और इसके साथ जो मज़ेदार बात है, जिसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, कि हुआवे और चाइना के जो टेलीकॉम सिस्टम है
वो भी वहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और जो बीडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है चीन का, वो भी उसको ईरान को भी एक्सेस दी जाएगी। और आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान पहला आई थिंक मुल्क था जिसको इसकी एक्सेस दी गई थी। चाबहार का जो इस माहिदे के अंदर ये भी है कि चाबहार में जो ड्यूटी फ्री जोन जी। वहाँ चाइना बनाएगा वो, तो उससे वर्चुअली भारतीय मीडिया में तो तूफान खैर खड़ा हो ही गया कि चाइना ने हमें जो है वहाँ पर वो कर दिया है। तो ये जो 628 किलोमीटर्स की रेलवे लाइन है, अब ये भी चाइना बिछाएगा, उसमें हेल्प आउट करेगा, साथ ही जो ड्यूटी फ्री जोन है वो भी करेंगे। और ईरान ऑलरेडी कह चुका है कि चाबहार को गवादर से लिंक करने का, तो उसके अंदर और अगर वो चीन भी वहाँ है। बैठा हुआ है, हाँ। चीन यहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो तो ये शायद चीज़ मुमकिन भी हो जाए। अच्छा, अब जाहिर है कि गलवान में जो हुआ है भारत और चीन के बगैर के बीच, तो भारत को तो क्लियरली लग रहा है और सही लग रहा है कि यार हमारा तो पत्ता यहाँ पर चीन साफ हो ने रहा है। काट दिया है। और जाहिर है कि चीन के पास पत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास शायद इतने पत्ते नहीं हैं। लेकिन अब इसको अगर हम थोड़ा सा ग्लोबली देखें, हाँ, अमेरिका, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पढ़ा था एलिस जी वेल्स, जो साबिक स्टेट डिपार्टमेंट असिस्टेंट सेक्रेटरी थी और पाकिस्तान एफपैक की रिप्रेजेंटेटिव भी थी। उनकी ट्वीट आती है कि जी ये देखेंगे कितना बुरा हुआ है, अब अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी इससे बैठेगी। और ईरान पता नहीं क्यों इतना खामोश है इस चीज़ पर। वैसे कि मतलब सैंक्शंस आपने ही लगाए थे ईरान पे, तो मतलब कौन हो आप लोग। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ये तो देखो चाइना और इंडिया की राइवलरी तो एक स्मॉल स्केल टाइप चीज़ है। जो असल जो कोल्ड वॉर है पूरी दुनिया में, वो तो अब होने वाली है यूएस और चीन के बीच। और एक जो इसका मैदान होगा वो है साउथ चाइना सी। अभी मैं देख रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो की, तो बड़ा सख्त उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं चीन के खिलाफ इन द साउथ चाइना सी। अब अगर यहाँ पर जो चीन से तंग आए हुए हैं उनके साथ अगर भारत मिलता है, तो गलवान का प्रेशर आप साउथ चाइना सी में उतार सकते हैं। एक और जो आज बहुत बड़ी चीज़ हुई है, अगेन ये जो ग्लोबल कोल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ, वो है कि यूके ने हुआवे पर बैन लगा दिया है। हुआवे चीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कम्युनिकेशंस कंपनी है, मोबाइल फ़ोन्स, 5G टावर्स वगैरह। और वहाँ कहा है कि 2027 तक आपने हुआवे के तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ बंद कर दिए हैं। अच्छा, यूएस में पहले भी एक टेम्पररी बैन लगा हुआ है मई 2021 तक। और पता है किस किन ममालिक ने बैन किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान, जो मुखालफिन हैं चीन के। अच्छा, क्या उनको ख़तरा क्या है कि सर अगर पूरी टेलीकम्युनिकेशंस ही चीन की होगी तो ज़ाहिर है वो हमारी सारी बातें सुनेंगे। और ये कंफर्म्ड बात है क्योंकि पिछले 20 सालों से ये खुद यही काम कर रहे हैं ना। आई मीन यूके की जो इंटेलिजेंस सर्विस है और जो अमेरिका का NSA है, गूगल, स्काइप, इन सारी लोगों की इंफॉर्मेशन इनके पास भी जाती है। तो वो ये नहीं चाहते कि यार ये इस गेम में तो हम उस्ताद हैं, आप मजीद उस्तादी। मसला लेकिन अमेरिका और भारत के लिए है कि इस खत्ते में रावी अब चीन ही चीन लिखता है। यही है। और जो एक और जो मसला है जिस पर बात करनी होगी हमें, कि हम यहाँ पर कहाँ फिट आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के लिए इतना ही टाइम है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।